अब बताइए, अब इसका जो है प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर नंबर 10 है, इसका ये एक लास्ट पॉइंट है। ठीक है, अभी तक हमने आपको जो है कई वीडियो शेयर कर दिए आपसे, तो उसमें सब में जो है हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, पूरी इसमें थ्योरी है ज़्यादातर। ठीक है, तो थ्योरी को क्या है कि हमें लिखवाना ही पड़ेगा आपको, बिना लिखवाए हुए काम नहीं चलेगा। वो तो हमें पूरी चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो क्या है कि थ्योरी में कहीं भी मिस्टेक आ जाती है, मान लो यहाँ लिखता हूँ या एक दो वर्ड की जो है, तो फिर उसमें क्या है कि ये इसलिए मैंने अपनी लैंग्वेज में इसको लिख दिया है पहले से। तो ट्रांसफार्मर, आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, जो आपके घरों के बाहर कहीं एक मतलब दो पोलों पर, दो जो पोल होते हैं, खंभे होते हैं, उनके लगा दिया जाता है। तो ट्रांसफार्मर है वो हमेशा एसी के लिए ही यूज होता है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए यूज होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए यूज होता है। डीसी धारा या डीसी वोल्टता के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें क्या है, कुंडली नहीं होती। और वो उसमें डीसी वाले में, और डीसी वाले में चक्र नहीं बनते, और इसमें क्या है, एसी में चक्र बनते हैं। तो जहां चक्रों की संख्या होती है, जहां पर फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है वो 50 साइकिल पर सेकंड है, तो इसमें चक्र बनते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है जहां चक्रों की संख्या होती है, ठीक है ना, तो वहां पर जो है क्या है कि ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है वो 50 साइकिल पर सेकंड है, लेकिन जो डिस्ट धारा की जो आवृत्ति है वो F बराबर 0 होती है। तो यहां से देखें ट्रांसफार्मर ये लिखा हुआ है। अब मैंने यहां पर लिखा है एक वर्ड, ऐसी विधि जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित मतलब बदला जा सकता है, उच्च को निम्न में और निम्न को उच्च में बदला जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी विधि जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को परिवर्तित किया जा सकता है तथा जो अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है, ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये पूछा गया है एक बार क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको एक नंबर में आंसर देना है, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ये नहीं है कि अन्योन्य प्रेरण का एक्सप्लेनेशन कर दें। अन्योन्य प्रेरण जो सिद्धांत है वो चैप्टर नंबर 9 में है, वहां आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है, ऐसी विधि जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को परिवर्तित किया जा सकता है तथा जो अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर कार्य करती है, ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को क्या है, उच्च से निम्न में और निम्न से उच्च में बदलने का कार्य करती है तथा जो अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऐसी युक्ति है, ऐसी विधि को क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब देखिए यहां से कंस्ट्रक्शन, इसका बनावट या रचना कि ये किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहां पर एक ही चित्र है, देखिए यहां पर क्या है कि हम आयताकार एक पटलित क्रोड लेंगे। अब पटलित क्रोड क्या होती है, पटलित क्रोड क्यों बनाई जाती है, इसका कारण होता है। तो हम क्या है कि नर्म लोहे की क्रोड, नर्म लोहे की पत्तियां लेते हैं, और नर्म लोहे की पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रख करके उनके ऊपर फिर वार्निश करते हैं, और वार्निश करके इनके मध्य में परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, और परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद विद्युत रुद्ध तार या विद्युत रुद्ध तार से बनी कुंडलियों को इसके ऊपर लपेट दिया जाता है। तो मैंने इसमें कहा कि इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि आयताकार पटलित क्रोड ली जाती है जो नर्म लोहे की होती है, और नर्म लोहे की पत्तियों को लेकर उनके ऊपर क्या करते हैं, वार्निश करते हैं, और वार्निश करने के बाद क्या करते हैं कि वार्निश और उनके बीच में परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, और परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद उसके ऊपर क्या लपेटते हैं, कुंडलियां लपेटते हैं जो विद्युत रुद्ध तारों से बनी होती हैं। तो हमने यहाँ लिखा, देखिए इसमें आयताकार पटलित क्रोड बनाने के लिए, ठीक है, नर्म लोहे की पत्तियों को, किसकी पत्तियां, नर्म लोहे की पत्तियां को एक दूसरे के ऊपर रखकर वार्निश करके इनके मध्य परावैद्युत पदार्थ भरकर बनाई जाती है। तो क्या किया इसमें कि आयताकार पटलित क्रोड बनाने के लिए नर्म लोहे की पत्तियां ली और एक दूसरे के ऊपर इनको रखा, और फिर क्या किया, वार्निश किया, और फिर इनके मध्य क्या भरा, परावैद्युत पदार्थ भरा, तब भर करके ये बनाई जाती है। विद्युत रुद्ध तांबे के तार से बनी दो कुंडलियों को पटलित क्रोड के ऊपर क्या करते हैं, लपेटा जाता है।
तो मैं जो बोल रहा हूँ, अगर ये वर्ड छोटे दिखाई दे रहे हैं तो मोटे लिख दूंगा मैं, तो लेकिन कारण क्या है कि मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप समझ लें, सुनते जाएं बेटा। इसमें आयताकार पटलित क्रोड बनाने के लिए नर्म लोहे की पत्तियों को एक दूसरे पर रखकर वार्निश करके इनके मध्य परावैद्युत पदार्थ भरकर बनाई जाती है। विद्युत रुद्ध तांबे के तार से बनी दो कुंडलियों को पटलित क्रोड के ऊपर लपेटा जाता है। जिस कुंडली में प्रत्यावर्ती बोल्टता भेजी जाती है या प्रवेश करती है, उस कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं। हमेशा ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं, प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियां। तो प्राथमिक कुंडली से हमेशा ट्रांसफार्मर में धारा भेजी जाती है, और द्वितीय कुंडली जो होती है उससे प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता प्राप्त की जाती है। जो घरों को भेजी जाती है वो कहां से आती है? द्वितीय कुंडली से आती है। और बिजली घर से जो ट्रांसफार्मर के में प्रवेश करती है वो किससे प्रवेश करती है? किससे प्रवेश करती है बेटा? प्राथमिक कुंडली से। तो यहाँ लिखा है ना, देखो ये, जिस कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता भेजी जाती है उसे प्राथमिक कुंडली पी माने प्राइमरी कॉयल, तो प्राथमिक कुंडली पी, तथा जिस कुंडली में एसी वोल्टता या धारा प्राप्त की जाती है उसे द्वितीय कुंडली एस कहते हैं, सेकेंडरी कॉयल। ठीक है, तो एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं मैं, इसको चित्र को भी समझाऊंगा मैं। देखिए, ऐसी विधि जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को परिवर्तित किया जाता है या बदला जा सकता है तथा जो अनुरूपण सिद्धांत पर कार्य करती है, ट्रांसफार्मर कहते हैं। बनावट, इसमें आयताकार पटलित क्रोड बनाने के लिए नर्म लोहे की पत्तियों को एक दूसरे पर रखकर वार्निश करके इनके मध्य परावैद्युत पदार्थ भरकर बनाई जाती है। विद्युत तांबे के तार से बनी दो कुंडलियों को पटलित क्रोड के ऊपर लपेटा जाता है। जिस कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता भेजी जाती है उसे प्राथमिक कुंडली पी, तथा जिस कुंडली में एसी वोल्टता या धारा प्राप्त की जाती है उसे द्वितीय कुंडली एस कहते हैं। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पर क्या है कि ये नर्म लोहे की पत्तियां हैं और नर्म लोहे की पत्तियों के ऊपर वार्निश कर दी गई है, और वार्निश करके इनके बीच में परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। और परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद विद्युत तांबे के तारों से बनी ये वाली, देखिए ये कुंडली है, ये लपेटी गई है एक, और एक कुंडली ये लपेटी गई है। तो इसको मैंने पी लिखा है, पी मीन्स प्राइमरी कुंडली है। तो ये जो कुंडली है वो प्राइमरी कुंडली है, कॉयल है। ठीक है, इसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं। तो पी मीन्स प्राइमरी कॉयल है, और ये सेकेंडरी कॉयल है। हमेशा ध्यान रखें कि प्राइमरी कॉयल से क्या होती है, ट्रांसफार्मर में धारा प्रवेश करती है, यहाँ से प्रवेश करती है और यहाँ से प्राप्त की जाती है। एस से प्राप्त करते हैं और पी से भेजी जाती है। ट्रांसफार्मर के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है? पी से। ठीक है, और सेकेंडरी कॉयल से कहाँ है? बाहर निकाली जाती है, अर्थात हम इसको प्राप्त करते हैं। अब ट्रांसफार्मर हमेशा दो प्रकार के होते हैं कुंडली के आधार पर। तो ट्रांसफार्मर दो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, उनके नाम है। नंबर एक, उच्चाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इंग्लिश में कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे करेंगे। ठीक है, तो इसको पहला है उच्चाई ट्रांसफार्मर। अब उच्चाई ट्रांसफार्मर की क्या पहचान है? देखिए, एन माने नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या, और एन दोनों जगह लिखा हुआ, देखिए मेरी जहां उंगली रखी हुई है। ठीक है ना बेटा, तो एन एस लिखा मैंने इसको। एन एस का मतलब क्या है? एस माने सेकेंडरी कॉयल, और ग्रेटर देन क्या है? एन बी। एन बी से क्या है? एन एस में ज्यादा है। तो सेकेंडरी कॉयल में फेरों की संख्या प्राइमरी कॉयल में फेरों की संख्या से यदि अधिक होती है तो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है। कहने का मतलब है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा और प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या कम होती है, तो ऐसा ट्रांसफार्मर उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये कौन सी है? यहाँ पर ये प्राइमरी कॉयल है, और इधर देखें ये कौन सी है? सेकेंडरी कॉयल है। ठीक है, तो प्राइमरी कॉयल में देखिए फेरे कम है। देखो 1 2 3 4 5, मैंने 5 फेरे लगाए, 6 लगा दिए इसमें, 5-6 फेरे मैंने लगा दिए। हालांकि फेरों की संख्या ये 5-6 ही नहीं होती है, बहुत होती है। ठीक है, और इसमें देखें, इसमें फेरों की संख्या मैंने ज्यादा लगा रखी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेकेंडरी कॉयल में फेरों की संख्या ज्यादा है और प्राइमरी कॉयल में फेरों की संख्या कम है। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया? उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो एन एस ग्रेटर देन एन पी। अब हम दूसरे ट्रांसफार्मर की बात करें, अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? एनपी ग्रेटर देन एनएस। एनपी ग्रेटर देन एनएस। तो प्राइमरी कॉयल में फेरों की संख्या ज्यादा है, किससे? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से ज्यादा होती है।
तो एनपी ग्रेटर देन एनएस, मतलब प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। तो यहाँ से देखें ये प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कम है, देखिए कम है कि नहीं, सॉरी ज्यादा है, प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा, सॉरी प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, कम है। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो एनपी ग्रेटर देन क्या, एनएस। तो इस तरीके से ये दो ट्रांसफार्मर हो गए, एक तो हो गया पहला उच्चाई ट्रांसफार्मर, दूसरा हो गया अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। देखिए सिद्धांत एवं कार्यविधि, प्रिंसिपल एंड वर्किंग। तो इस ट्रांसफार्मर किस तरीके से काम करता है, इसका सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो ये देखिए हमने कहा था कि प्राथमिक कुंडली में धारा भेजी जाती है और हम कहां से प्राप्त करते हैं, द्वितीय कुंडली से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ लिखा हमने प्राथमिक कुंडली में धारा भेजी जाती है तो क्या होता है, देखिए तो उससे उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स क्रोड, तो चुंबकीय फ्लक्स जो क्रोड है ना, उसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। तो उससे उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स क्रोड जो होती है ना, वो वाली कौन सी, प्राथमिक कुंडली वाली, तो द्वारा द्वितीय कुंडली से संबंध होता है। तो द्वितीय कुंडली हमेशा प्राथमिक कुंडली से संबंधित होती है, दोनों ही पास पास होते हैं, एक दूसरे के पास लपेटे होते हैं वो, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, हमेशा क्रोड में बदलता है मान में। तो नर्म लोहे के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्रोड में सीमित रहती हैं। नर्म लोहे का कारण क्या है कि नर्म लोहे के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं होती हैं, वो क्या है, क्रोड में सीमित रहती हैं, जिससे चुंबकीय फ्लक्स का वायु में क्षरण बहुत कम होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मान वायु में क्या होता है, क्षरण माने हानि, उसकी सबसे कम होती है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स का वायु में क्षरण बहुत कम होता है। प्राथमिक कुंडली में एसी धारा के मान में लगातार परिवर्तन होने से, तो किसके मान में परिवर्तन होता है, प्राथमिक कुंडली में धारा, एसी धारा के मान में परिवर्तन, प्राथमिक कुंडली में एसी धारा के मान में लगातार परिवर्तन होने से द्वितीय कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में के मान में भी लगातार परिवर्तन होता है। प्राथमिक कुंडली के मान में लगातार परिवर्तन होने से द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी लगातार परिवर्तन होता है। धारा के किसके मान में परिवर्तन हो रहा है, प्राथमिक कुंडली में, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स के किसके मान में परिवर्तन हो रहा है, द्वितीय कुंडली में लगातार परिवर्तन होता है। फैराडे के नियमानुसार कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो फैराडे के नियम के अनुसार क्या हुआ कि कुंडली में क्या हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, जिससे क्या होगा कि प्राथमिक कुंडली में जो आवृत्ति है वो द्वितीय कुंडली की आवृत्ति के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो एफ पी बराबर क्या लिखा मैंने, एफ एस यहाँ। तो दोबारा से मैं कर देता हूँ एक बार रिपीट। प्राथमिक कुंडली में धारा भेजी जाती है तो उससे उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स क्रोड द्वारा द्वितीय कुंडली से संबद्ध होता है। नर्म लोहे के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्रोड में सीमित रहती हैं, जिससे चुंबकीय फ्लक्स का वायु में क्षरण बहुत कम होता है। प्राथमिक कुंडली में एसी धारा के मान में लगातार परिवर्तन होने से द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी लगातार परिवर्तन होता है। फैराडे के नियमानुसार कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे एफ पी, तो प्राथमिक कुंडली में जो आवृत्ति है बराबर द्वितीय कुंडली की आवृत्ति के बराबर हो जाती है। फैराडे के नियम से, फैराडे का जो नियम है यहाँ लगा दिया हमने, जो 90 चैप्टर में है, 9th चैप्टर में है, वहां हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें। तो फैराडे के नियम से प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन होता है। ये पी तो हमने प्राइमरी कुंडली के लिए लगा दिया, पी जो लग रहा है ना यहाँ पर वो प्राइमरी के लिए लगा दिया, लेकिन यहाँ पर जो ये मान जो होता है ना वो ये होता है। मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, ये तो यहाँ से कर देता हूँ। फैराडे का जो नियम है वो ये लिख देता हूँ मैं, फैराडे और लेंज का नियम कहलाता है ये पूरा जो है, माइनस की वजह से इसमें, ठीक है ना। तो ये होता है एप्सिलॉन इक्वल्स टू एन, माइनस लग गया तो यहाँ पर लेंज का नियम लागू हो जाता है, अगर माइनस नहीं लगाएंगे तो फैराडे का नियम बनेगा। तो लेंज है फैराडे का नियम कहलाता है वैसे तो ये, तो डी फाई अपॉन डी टी, एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, ये बन जाता है। तो एप्सिलॉन पी बराबर माइनस एन पी डी फाई अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट। तथा द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एस बराबर माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी, ये बन गया। यहाँ पर प्राइमरी है तो पी लगा दिया और सेकेंडरी है तो एस लगा दिया, ठीक है।
अब ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 2 में 1 से भाग लगा दीजिए। तो मैंने यहाँ लिखा समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग लगा दीजिए। तो एप्सिलॉन एस अपॉन एप्सिलॉन पी, ये लगा दिया एप्सिलॉन एस अपॉन एप्सिलॉन पी बराबर इधर का माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी, ये लिखा माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी अपॉन क्या हो गया माइनस एन पी डी फाई अपॉन डी टी। तो डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एप्सिलॉन एस अपॉन एप्सिलॉन पी बराबर एन एस अपॉन एन पी, या बोल्टता की फॉर्म में लिखें तो बी एस अपॉन बी पी बराबर एन एस अपॉन एन पी, ये बन गया। ठीक है, या देखिए इन दोनों को फिर मिला के लिख दो पूरा। तो एप्सिलॉन एस अपॉन एप्सिलॉन पी बराबर बी एस अपॉन बी पी बराबर एन एस अपॉन एन पी, ये तीनों को मिला करके लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर की जो इनपुट है निवेशी शक्ति है वो हमेशा आउटपुट शक्ति, आउटपुट पावर का मतलब है निर्गत शक्ति, जो निकलने वाली शक्ति है, दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख दिया मैंने, यदि ऐसी कंडीशन है कि पी इनपुट निवेशी शक्ति, ठीक है, निवेशी पावर, निवेशी शक्ति कह सकते हैं या इनपुट पावर कह सकते हैं, बराबर आउटपुट पावर के या निर्गत शक्ति के बराबर है, तो यहाँ पर P बराबर बी आई से एक सूत्र होता है, P बराबर यहाँ पर P बराबर बी आई, ये होता है। अगर हम आउट इनपुट के लिए लगाएंगे तो यहाँ पर हमने इनपुट लिख दिया, इनपुट क्या क्या होता है यहाँ पर प्राइमरी, और यहाँ पर प्राइमरी कॉइल, और यहाँ पर आउटपुट किससे होता है, आउटपुट सेकेंडरी से, तो यहाँ से वी एस इंटू आई एस। अब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों मान भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से P इनपुट बराबर P आउटपुट, तो आई पी इंटू बी पी बराबर आई एस इंटू बी एस, ये हो गया। अगर हम यहाँ से ये बी एस अपॉन बी पी का मान निकालना चाहते हैं तो ये उल्टे हो जाएंगे, तो बी एस अपॉन बी पी बराबर आई पी अपॉन आई एस, ये बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा। ये देखो ये इसके नीचे जाएगा तो ये इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। बी एस अपॉन बी पी बराबर आई पी अपॉन आई एस, ये बन गया। अब क्या किया हमने कि इनको सबको मिला के लिख दिया। देखो ये हमने ये पूरा ये ले लिया 4 पॉइंट्स पूरे, तो एप्सिलॉन एस अपॉन एप्सिलॉन पी बराबर एन एस अपॉन एन पी बराबर बी एस अपॉन बी पी बराबर आई पी अपॉन आई एस बराबर किसके होता है, स्मॉल आर के। तो यहाँ लिखा एप्सिलॉन एस अपॉन एप्सिलॉन पी बराबर बी एस अपॉन बी पी बराबर एन एस अपॉन एन पी बराबर आई पी अपॉन आई एस बराबर क्या हो गया, स्मॉल आर। स्मॉल आर को कहते हैं परिणमन अनुपात। तो एक ये सूत्र बन गया पूरा, इस सूत्र की सहायता से हम फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल भी निकालेंगे, तो इस पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया एप्सिलॉन एस अपॉन एप्सिलॉन पी बराबर बी एस अपॉन बी पी बराबर एन एस अपॉन एन पी आई पी अपॉन आई एस। ये धारा देखिए उल्टी है केवल, बराबर स्मॉल आर के, ठीक है। तो ये इसके परिणमन अनुपात का एक सूत्र बन गया। इन दोनों में संबंध हो सकता है, देखिए इन दोनों में एप्सिलॉन एस अपॉन एप्सिलॉन पी बराबर बी एस अपॉन बी पी में इन दोनों में संबंध निकाल सकते हैं, या इन दोनों में संबंध निकाल सकते हैं आप बी एस अपॉन बी पी बराबर एन एस अपॉन एन पी, या आप इन दोनों में संबंध निकाल सकते हैं। किन्हीं दो में संबंध यहाँ पर निकाला जा सकता है, और परिणमन अनुपात भी निकाल सकते हैं। वो हम आगे आपको जो है जैसे न्यूमेरिकल आएगा हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर के प्रकार, तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 मैंने बताया था आपको ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऊंचाई कौन सा होता है ये देखेंगे आप, ठीक है। ऊंचाई के लिए ध्यान रखेंगे आप कि हमेशा द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या से ज्यादा होती है। तो इसमें ये पहचान है इसकी, एन एस ग्रेटर देन क्या होता है, एन पी, ठीक है। वी एस ग्रेटर देन क्या होता है, बी पी, ठीक है। और एप्सिलॉन एस ग्रेटर देन क्या होता है, एप्सिलॉन पी, तथा यहाँ पर ये मान होता है आई पी ग्रेटर देन होता है आई एस। इसमें धारा उल्टी होती है, ध्यान रखें आप। एवं स्मॉल आर ग्रेटर देन क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। तो परिणमन अनुपात का मान 1 से हमेशा ज्यादा होता है। इसमें एन एस ग्रेटर देन एन पी, बी एस ग्रेटर देन बी पी, एप्सिलॉन एस ग्रेटर देन एप्सिलॉन पी तथा आई पी ग्रेटर देन आई एस एवं स्मॉल आर ग्रेटर देन 1, ये होता है, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर,
अपसाइड ट्रांसफार्मर जस्ट इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या है, NS ग्रेटर देन NP है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NP ग्रेटर देन NS, ठीक है। यहाँ BS ग्रेटर देन क्या है, BP है, तो यहाँ पर BP ग्रेटर देन क्या होगा, VS, ठीक है। यहाँ एप्सिलॉन S ग्रेटर देन एप्सिलॉन P है, तो एप्सिलॉन P ग्रेटर देन क्या होगा, एप्सिलॉन S, ठीक है। यहाँ धारा उल्टी है, तो यहाँ पर धारा हो जाएगी IS ग्रेटर देन IP, एवं स्मॉल r का मान यहाँ पर क्या है, 1 से ऊपर अधिक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। तो r लेस देन 1, परिणाम अनुपात का मान 1 से कम होगा, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है, अपसाइड ट्रांसफार्मर। इंग्लिश में अपसाइड ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, और अपसाइड ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी चीजें इसकी ट्रांसफार्मर की जो रह गई है वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं उसके ट्रांसफार्मर पर आधारित, वो कराने के बाद फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। पूरा चैप्टर तब फिनिश होगा। थैंक्स।